तो क्या हाल है फ्यूचर ऑफिसर्स के। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज हम बात करेंगे CGL 2025 के एग्ज़ाम को लेके कि कैसे हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। कुछ बच्चे 2024 मेंस की जो प्रेडिक्शन है कट ऑफ की, उसको देख के काफ़ी ज़्यादा डिमोरलाइज हो गए हैं कि इतनी हाई कट ऑफ जा रही है तो कैसे सिलेक्शन होगा। तो देखो, अगर तुम एक राइट स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे और अगर आप एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैं तो आप डेफिनेटली सिलेक्शन ले जाओगे। बस आपको करना ये है कि जो भी आप करो उसमें कंसिस्टेंसी शो करनी पड़ेगी, आपको एक डिसिप्लिन शो करना पड़ेगा और आप इसमें अपनी एक सीट पक्की कर लोगे, इस बात की गारंटी है। पर उसके लिए आपको लगना पड़ेगा, अपना मतलब तन मन धन इसमें लगाना पड़ेगा, तब जाके आप इसमें सीट ले पाओगे। देखो, इस एग्ज़ाम को मैंने भी क्रैक कर रखा है, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको ध्यान रखने हैं जब आप इस एग्ज़ाम की तैयारी में उतरोगे। तो देखो, पहला तो ये है कि जो हाई कट ऑफ दिख रही है 2024 में, आपको प्री में भी देखा होगा कि काफ़ी हाई कट ऑफ गई है। देखो, उसके एक दो कारण ये हैं। एक तो रिपीटर्स है, चलो वो एक कारण है, लेकिन एक कारण ये भी है कि जब से ये एग्ज़ाम टाइम से होने लग गया है, जैसे 2022 से एक टाइमली हो रहा है, जैसे 2022 भी टाइम से हुआ, 23 भी और 24 भी टाइम से हुआ, तो क्या हो गया कि जो स्टूडेंट, जो पहले क्या था, पहले 1.5 2 साल का प्रोसेस था, अब वो 1 साल के अंदर अंदर पूरा हो रहा है। तो क्या है कि स्टूडेंट जो हैं वो भी अब एक के बाद एक जैसे किसी ने 22 दिया, उसका नहीं हुआ तो वो 23 में भी बैठा, 24 में बैठा, तो क्या है कि उसका भी कमांड, उनकी भी सब्जेक्ट के ऊपर अच्छी हो गई है। तो अब जो 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 स्टूडेंट हैं, जो जिनकी अब फाइट है, वो स्टूडेंट जो हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, जिनके बेसिक वगैरह सब क्लियर है। ठीक है, तो हमारा ऐसे लोगों के साथ फाइट है। पर यह है कि अगर तुम राइट स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो तुम डेफिनेटली इसमें से अपनी अपने लिए एक सीट निकाल के ले जाओगे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस साल बहुत सारे रिपीटर्स बैठे थे। ये मैं मानता हूँ कि इस ये वाला जो पेपर था, इसमें सबसे ज़्यादा रिपीटर्स बैठे थे। पर जो 18,000 वैकेंसी हैं, क्या सारे के सारे रिपीटर्स ले जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मुश्किल से 5 से 6 हज़ार बच्चे ऐसे होंगे रिपीटर्स जो जिनका इस बार सिलेक्शन होगा। बाकी की सीटें नए बच्चे ही लेके जाएंगे। मैं भी अपने ऑफिस में बहुत लोगों को देखा है, पेपर सबने दिया है, लेकिन जो कट ऑफ प्रोडिक्शंस रैंक मित्रा और आरबी के शुभम जैन सर ने करी है, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 15 लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने पेपर दिया, मेंस लिखा। उनमें से सिर्फ 3 ही लोग हैं जो उस सिलेक्शन कैटेगरी में फॉल करते हैं। बाकी सारे लोग 301, 302, 303 पे रह गए हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ही इसमें सिलेक्ट होंगे इस वाले CGL 24 में। मेरे कुछ जाने वाले ऐसे लोग हैं जिनका ये पहला या दूसरा अटैम्प्ट है, उनका स्कोर भी भाई 320-21 आ गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप मेहनत करोगे तो आप डेफिनेटली सिलेक्शन ले जाओगे। तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। आओ उन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो, इस पेपर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? वो है डिसिप्लिन। आपको जो है वो डिसिप्लिन शो करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि बिना डिसिप्लिन के आप इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आज आपका पढ़ने का मन है, कल नहीं है। तो आपको एक डिसिप्लिन शो करना पड़ेगा काफ़ी लंबे टाइम तक, तभी जाके आपका एक अच्छा स्कोर आएगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी आपको इस एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा जो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का, वो है हमारी कंसिस्टेंसी। अगर आप इस एग्ज़ाम में कंसिस्टेंट हैं तो आप आज नहीं तो कल इस एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि क्या है कि जो भी कंसेप्ट हैं, जो भी जैसे आप वोकैब पढ़ते हो तो टाइम लगता है किसी चीज़ में कमांड आने में। जब आप रेगुलर बेसिस पे किसी चीज़ को पढ़ते जाते हो ना, तो विद टाइम आपके दिमाग में वो चीज़ें सेट होने लग जाती हैं। तो जो कंसिस्टेंसी है ना, वो अगर आपकी मेंटेन है तो आधा गेम आप जीत चुके हो। क्योंकि जैसे आपने आज एक कंसेप्ट पढ़ा मैथ्स का, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो आप 10-15 दिन बाद फिर उसको पढ़ रहे हो तो आपको फिर से वो नया लगने लग जाए। लेकिन जो कोई कंसिस्टेंट कैंडिडेट्स है, जो रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहा है, तो उसका क्या है कि उसके कंसेप्ट भी क्लियर होते चले जाते हैं, उसको कॉन्फिडेंस आने लग जाता है विद टाइम। उसको क्वेश्चन जो सॉल्व करने का, जैसे पहले वो 2 मिनट ले रहा था सॉल्व करने में, वो 1 मिनट के अंदर आ जाता है। वो सारा गेम जो है ना, वो कंसिस्टेंसी का ही है। और एक तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि हमें थोड़े बहुत जो हैं वो सेक्रीफाइसेस तो करने पड़ेंगे। देखो, जब आप इस तैयारी में आओगे ना, तो आपको थोड़े बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। किस कंटेक्स्ट में? कि थोड़ा मज़ा कम करना पड़ेगा। पहले प्रायोरिटी आपको पढ़ाई को देनी पड़ेगी,
कि जो आपके जो टारगेट्स हैं, जैसे 8 घंटे सोचा है, 9 घंटे सोचा है, जब तक वो नहीं हो जाता तब तक मैं कुछ वैसा नहीं करूँगा कि मूवी देखने चला गया, दोस्तों के साथ घूमने चला गया। तो इस तरह के जो सेक्रीफाइसेस हैं ना वो आपको करने पड़ेंगे। टाइमली क्या है आपको कि जब आपने जो गोल सेट किया है, जब तक आपका वो गोल पूरा नहीं हो जाता आप बाकी चीज़ों को अवॉइड करेंगे। तो जब आप इस वे में पढ़ाई करोगे तो देखो बहुत सारी लीग में जो आप है ना, जैसे 100 बंदे तैयारी में उतरे हैं तो आप उन टॉप 20 में आ जाओगे जब आप ये सब चीज़ें फॉलो करोगे, डिसिप्लिन में रहोगे, कंसिस्टेंसी शो करोगे, थोड़े बहुत अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी पे रखोगे, तो आप उन टॉप 20 लोगों में आ जाओगे। और देखो ये जो एक नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्मार्ट स्टडी। देखो अब के जो एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हुए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमने बहुत पढ़ा लेकिन हमारा हो नहीं पाया, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमने बहुत सिलेक्टिव पढ़ा और हम अच्छा परफॉर्म कर गए। तो ये है जो स्मार्ट स्टडी वाला जो प्रोसेस है ना, आपको अपनाना ही पड़ेगा। आपको बहुत सारी चीज़ों को एलिमिनेट करना पड़ेगा पिछले ट्रेंड्स को देखते हुए कि हमारे लिए पेपर के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट क्या है और क्या नहीं। अब ऐसा नहीं है कि ये पुराने पैटर्न पे नहीं आ रहा है पेपर, जैसे पहले मेंस में 100 क्वेश्चन मैथ के आते थे, 200 क्वेश्चन इंग्लिश के आते थे। अब वो पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है। अब मैथ भी 30 नंबर का आ रहा है, मैथ के 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको तैयारी उस हिसाब से करनी है। अब वो पहले आप एक चैप्टर पे 80-80 घंटे की पढ़ाई करते थे, अब वैसा दौर नहीं रहा है। अब हमें उन चीज़ों को देखना है जो मोस्टली जो रिपीटिटिव हैं, हमें पहले उन सब चीज़ों को कर लेना है, ठीक है, और नई चीज़ों को बाद में ऐड ऑन करना है। तो जब आप चीज़ों को एनालाइज करोगे तो उस बेसिस पे आप ये चीज़ें चेक कर पाते हो कि हमें कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है और कौन सी चीज़ें छोड़नी है। पेपर में जो सिलेबस दिया होता है वो सारा पढ़ने वाला नहीं होता है, उसमें हमें सिलेक्टिव होना पड़ेगा। तो यही है कि लोग जो स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं वो ज़्यादा सक्सेस हो पा रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब जो एक प्लान है, एक प्लान बनाओ अपने लिए, अपनी स्टडी के लिए ना आपको एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा कि मैं कैसे इस तैयारी को लेके चलूँगा। तैयारी कोई वो स्प्रिंट नहीं है, तैयारी एक तरह की मैराथन है। आपको ये तैयारी लंबे समय तक खींचनी है। 7-8 महीने की तैयारी कम नहीं होती। आपको डेली एक वही जोश, वही डिसिप्लिन शो करना है उस चीज़ में, बहुत मुश्किल है पर आपको ये करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक इफेक्टिव स्टडी रूटीन फाइंड आउट करना है। अब इफेक्टिव स्टडी रूटीन से मेरा क्या मतलब है, आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मैं प्रोडक्टिव कब होता हूँ सबसे ज़्यादा। क्या मैं सुबह उठ के पढूँ तो मेरी प्रोडक्टिविटी अच्छी आ रही है, या मैं रात को बैठ के पढ़ता हूँ तो मेरी प्रोडक्टिविटी अच्छी आ रही है। ये सब चीज़ें आपको पहले 15-20 दिन में फिगर आउट करनी ही पड़ेंगी कि मैं किस टाइप का आदमी हूँ। मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ या मैं फिर रात को पढ़ने वाला आदमी हूँ। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करो। एक आपको आइडेंटिफाई ये कर लेना है कि मैं कमरे में बैठ के अच्छा पढ़ पाता हूँ या लाइब्रेरी मेरे लिए सूटेबल ऑप्शन है। तो ये सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करो अपनी तैयारी के 15-20 दिन के अंदर अंदर। दूसरा पॉइंट है कि स्टडी के सोर्सेज, आपको जो सोर्सेज है ना वो 15-20 दिन में फाइंड आउट कर लेना है कि मैं जो चीज़ें पढ़ूंगा, मैं मैथ्स किसके पढ़ने वाला हूँ, मैं जीके कहाँ से पढ़ने वाला हूँ, मैं कौन सी बुक फॉलो करने वाला हूँ। ये जो सोर्सेज हैं ये आपको इनिशियल 15-20 दिन में पता कर लेने हैं। ये ज़रूरी इसलिए भी हैं क्योंकि अगर आपने एक बार जिस टीचर को चुन लिया ना, फिर आपको वहीं स्टिक रहना है, क्योंकि रोज़ यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोज़ आएंगी। ऐसे अगर आप फिक्स नहीं कर पाए 15-20 दिन में तो क्या होगा कि आपके 2-3 महीने ऐसे ही चले जाएंगे। कभी आप एक टीचर के पास भटकोगे, कभी एक किताब खरीदोगे, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। तो फर्स्ट 15 या 20 डेज़ में अपने लिए बेस्ट टीचर जिससे आप पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब पे या जिसका आप कोर्स लेना चाहते हैं उसको आइडेंटिफाई करो। कुछ बुक्स हैं जो आप चाहते हैं कि मैं इन बुक्स को भी फॉलो करूँ, जैसे आप वोकैबलरी के लिए बुक्स देखोगे या जीके के लिए बुक्स देखोगे, मैथ के लिए देखोगे, तो वो आपको फर्स्ट 15-20 डेज़ में थोड़ी बहुत ही रिसर्च करके आइडेंटिफाई कर लेनी है। क्योंकि मैं यहाँ किसी का नाम ले दूँ, क्योंकि कुछ टीचर मेरे लिए अच्छा हो सकता है, वो हो सकता है आपके लिए ना हो। मुझे किसी का समझ आता हो, आपको किसी का समझ आता हो। तो ये सब चीज़ें आपको अपने उस पर ही करनी है। यूट्यूब में हर किसी टीचर का फ्री कंटेंट पड़ा हुआ है, आप जाइए वहाँ देखिए कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट सूटेबल टीचर है। सारे टीचर अच्छे पढ़ाते हैं ऐसा नहीं है, जिसका आपको समझ में आ जाए ना वो टीचर आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो ये दूसरा काम आपको करना है। और तीसरा काम क्या करना है कि आप जब
नया जो रूटीन बन जाएगा ना, तो आपने थोड़ा अपने आप को टाइम देना है उसमें, अपने आप को ढालने के लिए। शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, क्योंकि मन नहीं करेगा, आपको लगेगा यार ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो शुरू में ज़्यादा हार्श नहीं होना है, शुरू में कोई बहुत बड़े बड़े टारगेट नहीं दे देने कि आज मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, आज मैं 10 घंटे पढ़ूंगा। आपको अपने आप को पहले ईजी टारगेट्स देने हैं, कि छोटे छोटे टारगेट सेट्स करके देने हैं। जब आप पूरी तरह से अडेप्ट हो जाओगे उस रूटीन में, फिर उसको हल्का पुश कर करके और बढ़ाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कुछ, कि वो पहले ही दिन 12-14 घंटे किताब पढ़ने लग जाएंगे। तो ऐसे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट ब्रेक हो जाएगा। आप क्या होगा, आप थके थके से फील करोगे, अगले दिन आपको मन नहीं करेगा। तो क्या है, चीज़ों को थोड़ा धीरे धीरे करना है, और फिर हमें उसको अपने एक और लेवल बढ़ाते बढ़ाते वहाँ तक ले जाना है, 8-9 घंटे तक, ठीक है। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको जो करना है अपनी स्टडी में, आपको अपने डेली गोल्स सेट करने ही करने हैं। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है, इससे आपको एक आइडिया रहता है कि मेरी जो स्टडी आज मैंने करी वो कितनी इफ़ेक्टिव रही मेरे लिए। तो आपको डेली रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही अपने एक गोल सेट करने हैं, और उस गोल पे काम करना है। जैसे मान लो आपने लिखा कि आज मैं 40 वोकैब करूँगा, आज मैं ये वाले चैप्टर करूँगा, इसके इतने क्वेश्चन करूँगा, जीके को यहाँ ये वाला टॉपिक कवर कर लूँगा, रीजनिंग के मैं इतने मिक्स प्रैक्टिस के क्वेश्चन कर लूँगा। तो ये जो चीज़ें हैं, जब आप ये लिखोगे और शाम को जब आप बैठ के उस चीज़ को एनालाइज करोगे कि कितना हो गया कितना नहीं हो गया, तो उससे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि एक्चुअल में जो मैं चाह रहा हूँ वो हो भी पा रहा है या नहीं पा रहा है। जब आप चीज़ों को ऐसे लिखते हो ना, तो आपको क्या होता है कि आपको पता चलने लग जाता है कि मैं कहाँ मेरी कमी रह रही है, आज मैंने जो लिखा मैं क्यों नहीं कर पाया। ये सब चीज़ें आपको वहाँ पता लगेंगी। इससे क्या होगा कि आप जब नेक्स्ट डे जब पढ़ने बैठोगे, तो आपके दिमाग में कुछ चीज़ें रहेंगी कि कल मेरा टारगेट क्यों नहीं अचीव हो पाया था। जो भी आपको उसमें डिस्टर्बेंस आई थी, आप उसको रिमूव करने की कोशिश करोगे। और जब आप अपने डेली गोल्स वगैरह लिखते हो ना, तो क्या होता है कि आप अपनी प्रिपरेशन को मॉनिटर कर रहे होते हो। आपको पता लग रहा होता है कि भाई मैं एक्चुअल में कितनी मेहनत कर रहा हूँ। क्योंकि लोग तो बोलते हैं हम 12-12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन 12 घंटे में से इफ़ेक्टिव पढ़ाई तो वो है कि अगर आप अपना गोल अचीव कर पाए हो। अगर आप अपना गोल ही अचीव नहीं कर पाए, तो मतलब आप इफ़ेक्टिवली नहीं पढ़े, ठीक है। तो ये गोल अपने लिए डेली गोल्स ज़रूर सेट करा करो, चाहे छोटा चाहे बड़ा, पर डेली गोल को सेट करो और उसको मीट करने की कोशिश करा करो। इससे क्या होता है, एक तो आप मोटिवेटेड रहोगे, एक आपको जो है वो एक आप जोश में रहोगे कि हाँ भाई आज मैंने कर लिया। और जब आप रात को सोओगे, तो आपको कोई किसी भी तरह का वो स्ट्रेस नहीं होगा, आप थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक मैं जो स्टडी प्लान मैं बताऊंगा कि मैं क्या करता था। मैंने जो अपनी स्टडी को 2 लेवल में बांट रखा था। पहला लेवल में मैंने क्या करा था, मैंने क्या करा कि जो मोस्ट रिपीटिव टॉपिक थे वो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू निकाले, कि ये वाले जो टॉपिक हैं, ये वाला जो टाइप है, ये वाली जो वोकैब है, या ये वाला जो टॉपिक है पर्टिकुलर स्पेसिफिक, ये बहुत बार पूछा जा रहा है। तो ये मैंने क्या करा, मैंने उन पे कमांड बनाई। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने देखा कि पॉलिटी से हर बार क्वेश्चन आ ही रहा है, ठीक है। अब पॉलिटी में से भी मैंने देखा कि फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स में से क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर पूछ ही रहा है। तो मैंने क्या करा, मैंने फंडामेंटल राइट्स पे सबसे ज़्यादा पुश करा अपने आप को, कि मैंने ना फंडामेंटल राइट्स से कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो और ऐसे जब मैं मैथ पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि ज्योमेट्री में मैं जो सर्कल वाला टाइप है उससे भाई बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर का फोकस सर्कल वाले क्वेश्चंस पे। तो मैं क्या करता था, फिर मैं सर्कल पे बहुत ज़्यादा फोकस करता था कि इसमें से तो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो जो मेरा ये है कि लेवल 1 जो आपका है, जब आप पढ़ते हो, तो जो मोस्ट रिपीटेटिव जो टॉपिक्स हैं ना, वो यार देखो आपको टिप्स पे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हर कोई आदमी उतना कर लेता है। अगर आप लेवल 1 अचीव कर लोगे ना, तो आप उस दहलीज तक पहुंच जाओगे जहां आप सिलेक्शन के बहुत पास होगे। अगर आपको वही चीज़ें नहीं आ रही जो रिपीटेटिव हैं, तो आप गेम से बिल्कुल ही बाहर जा रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर आप मैक्सिमम पर लोगों को देखोगे अभी, तो सबका रुझान जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ ज़्यादा होने लग गया है। क्यों? क्योंकि रिपीटिशन है। अब देखो, अगर आप ब्लैक बुक की वोकैबुलरी से तैयारी कर रहे हो, तो क्या है उसमें रिपीटिटिव वोकैबुलरी जो है एसएससी की, वो भी उसमें कवर हो रही। तो हर कोई आदमी अब वही चीज़ें कर रहा है जो रिपीटिटिव है, जहाँ से आने के चांसेस हाई हैं। तो हमें भी तैयारी को ऐसे ही करना है, हमें भी लेवल 1 को
पहले कंप्लीट करना है। जो रिपीटेटिव टॉपिक्स हैं वो तो आपको करने ही करने हैं। जब आप ये सब कर लोगे तो आपकी 85% के आसपास की तैयारी तो डन हो जाएगी, क्योंकि पेपर में कुछ चीज़ें ही हैं जो नहीं आती, बाकी सारा का सारा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आता है। तो आपको क्या करना है, आपको किसी भी चैप्टर में ऐसे नहीं घुस जाना है कि आप पीएचडी करने लग जाओ। आपको उसमें फिगर आउट करना है कि अगर उसमें 5 टाइप हैं, अगर उसमें से 3 मोस्ट रिपीटेटिव हैं, तो आपकी इन पे तो ऐसी कमांड होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन मुझे कहीं भी दिख जाए मैं इसको फोड़ दूंगा। और जो 2 हैं उनमें से भी आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा टाइप है जो पूछा गया है थोड़े नियर बाय ईयर्स में। अगर नहीं पूछा गया है तो इतनी तवज्जो देने की ज़रूरत अभी नहीं है। फ़िलहाल अभी हमारा काम जो है वो पहले इन्हीं 3 टाइप पे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ रहा है। मुझे उस ज्योमेट्री में 90 या 100 घंटे का वीडियो करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी का जो ट्रेंड जो है, जो अभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं कि आपको बहुत डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत है। अभी ये है कि अगर आपको टाइम वो आप विदिन टाइम, अगर आप 30-40 सेकंड में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप रेस में हैं, वरना नहीं है। तो सबसे पहले वही है कि जो रिपीटेटिव टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करना है हमें, ठीक है। और जो दूसरा लेवल है उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें जो कुछ नए टाइप, जो रीसेंट एग्ज़ाम, हमें क्या देखना है कि एसएससी और भी एग्ज़ाम लेती है, जीडी की एग्ज़ाम लेती है, फेस जो हमारे फेस और जैसे एसएससी और भी एग्ज़ाम लेती है, जैसे जीडी, सीपीओ, सीएचएसएल लेती है। तो उसमें कुछ नए टाइप आए हैं, ये हमें आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। तो अगर वहाँ कोई नए टाइप आए हैं, हमें उन सबको भी फिर हमें उनको करते चलना। जैसे हो सकता है कि रीजनिंग में नंबर सीरीज का कुछ नया टाइप आ गया हो, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें रिसेंट जो एग्ज़ाम होते हैं, अगर उसमें कुछ नया टाइप आ रहा है तो हमें उस लेवल 2 में क्या करना है, हमें उन चीज़ों को कवर करते हुए चलना है, ठीक है। कि हो सकता है कि इस बार मैथ में, ज्योमेट्री में फॉर एग्जांपल कुछ नया टाइप आ गया जो हमने पहले लेवल 1 में जिसको इतना तवज्जो नहीं दी, लेकिन वो अभी आ रहा है, तो हम उसको भी मजबूत करेंगे। क्योंकि ये जो लेवल 2 है, अगर ये जो नया टाइप है, ये कुछ ही लोग पहुंच पाएंगे यहाँ तक। और अगर आपने इस पे भी महारत कर लिया तो आप उन टॉप 2000 लोगों में पहुंच जाओगे रैंक में, ठीक है। ये इतनी सी बात है, क्योंकि एक नया टाइप का क्वेश्चन भी अगर आप क्रैक कर जाते हो तो पेपर में आप 3 नंबर की लीड ले जाओगे बाकी बंदों से जिन्होंने उस टाइप के बारे में पता नहीं। और 3 नंबर का गेम आपने देखा ही होगा कि एक एक नंबर पे कितनी कितनी रैंक इस बार बन रही है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि नोट्स। देखो, अब आपको थोड़ा सा स्मार्ट रहना पड़ेगा। आपको अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप को यूटिलाइज़ करिए। क्यों? क्योंकि यार अब आप एक लेक्चर, अब आप देखो हर एक टीचर पीडीएफ प्रोवाइड करवा देता है, सारे नोट्स बने हुए होते हैं। या तो आप मोबाइल और लैपटॉप में उनको ले लीजिए या आप उनका प्रिंट आउट्स करा लीजिए। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाए जा रहे हो, खुद ही लिखोगे, तो एक लेक्चर जो 1 घंटे का है उसको करने में आपको ईजिली 2-3 घंटे लगते हैं। तो ये इफ़ेक्टिव स्टडी नहीं हुई ना। फिर आपको जो चीज़ आप 1 घंटे में कर सकते थे उसके लिए आपको 2-3 घंटे ख़राब करने पड़े। सो सबसे बेहतर है कि आप जिस टीचर से पढ़ते हो, अगर उसने पीडीएफ प्रोवाइड कर रखी है, तो जब आप उस लेक्चर को लोगे तो उसका एक प्रिंट आउट निकाल लिया करो। अगर आप अपने प्रिंट आउट भी नहीं निकालना है, अगर आपके पास मोबाइल या लैपटॉप है, तो आप बस उसके जो कंसेप्ट हैं, जो वहाँ पे देखो, जो वो बोल रहा है, अगर वो जो टीचर वहाँ बता रहा है वो तो उस पीडीएफ में जो पढ़ा रहा है वो तो उस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। आपको कुछ पॉइंट्स लगे कि जिनके आपको जो उस पीडीएफ से हटके हैं उनके नोट्स बनाया करो बस। बाकी तो आपको पीडीएफ वैसे की वैसी डिट्टो मिल जाएगी। तो ज़्यादा आप कॉपियाँ भरने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब आपको थोड़ा जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करके हमें उसका फ़ायदा उठाना है, ठीक है। तो नोट्स हैंड रिटन की बजाय पीडीएफ पे आप पीडीएफ यूज़ कर सकते हो, या उसके प्रिंट आउट लेके उस पर नोट्स बना सकते हो, ठीक है। या ऐसा भी नहीं है तो फिर पीडीएफ जो पीडीएफ में है उसको रख के, और जो टीचर कुछ एडिशनल पॉइंट्स बोलेगा उसके आप नोट्स अलग से बना सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि अब मैंने बोल तो दिया कि पीडीएफ, पर पीडीएफ आज आप टेलीग्राम पे जाओगे या यूट्यूब पे जाओगे, आपको पीडीएफ का भंडार मिलेगा। हर दिन लाखों पीडीएफ आएंगी, हर दिन कोई ना कोई बुक्स लॉन्च हो रही है, लेकिन आपको सिर्फ अपनी सिलेक्टिव पीडीएफ्स ही
अपने पास रखनी है जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है, क्योंकि अगर आपके पास मल्टीपल पीडीएफ होगी आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब इस जंजाल में फंसते चले जाओगे कि आप हर दिन एक नई पीडीएफ पढ़ रहे होगे और आप रिवाइज भी नहीं कर पाओगे और ना आपको पता होगा कि आपने 4-5 दिन पहले क्या पढ़ा है। तो मैंने इसलिए आपको पहले बोला था कि आपको अपने जो सोर्स हैं वो सिलेक्टिव कर लेने हैं, पहले ही सिलेक्शन कर लेना है कि मैं इस टीचर से पढ़ूंगा और इसी टीचर्स की पीडीएफ को फॉलो करता चलूँगा। इससे क्या होगा, एक तो आप सिस्टमेटिक वे में पढ़ोगे और आप उन चीज़ों को रिवाइज भी करते चलोगे और आपके पास एक स्पेसिफिक जो आप पढ़ते जा रहे हो उसका एक वो होगा कि आप सीक्वेंस में पढ़ते हुए चलोगे, ठीक है। और बुक्स का क्या है कि बुक्स जो हैं वो 2-3 ही हैं जो आपके पास होनी चाहिए। जैसे मैं कुछ लिख देता हूँ कि आपको एक मैथ की फार्मूला बुक रखनी है आपके पास, ठीक है। अब वो वाला दौर नहीं है कि आप हैंड रिटन नोट्स बनाए जा रहे हो ना, फार्मूला बुक रखो, टाइम बचाओ अपना। ये फार्मूला बुक होगी आपके लिए ईजी है मैथ के इंपॉर्टेंट फार्मूला को रिवाइज़ करना और कुछ कंसेप्ट को रिवाइज़ करना। देखो वोकैब के लिए आप ब्लैक बुक कर सकते हो या फिर एसपी बख्शी की से वोकैब कर सकते हो, ठीक है। आप जीके के लिए बुक मनोहर पांडे रख सकते हो या फिर लूसेंट रख सकते हो। और आप जैसे रूल्स पढ़ने तो हम्पलिन टू पैरामाउंट बुक मैक्सिमम लोग वही करते हैं और वो हेल्पफुल भी है, तो आपको उससे कर लेना है, ठीक है। पर आपको जो रोज़ किताबें आ रही हैं कि इसमें आज 4000 क्वेश्चन है, 5000 क्वेश्चन है, उनके पीछे नहीं भागना है, कुछ बेसिक्स बुक्स के पीछे ही रहना है। क्योंकि ये एग्ज़ाम ये डिमांड नहीं करता कि आपके पास किताबों का कितना बड़ा ढेर लगा है, ये डिमांड करता है कि आपने कितनी बार उन चीज़ों को पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रैक्टिस और रिवीजन। आप जितनी प्रैक्टिस और रिवीजन करोगे आप उतने ज़्यादा सिलेक्शन के पास हो। लोगों में दिक्कत पता क्या है, लोग जो हैं वो रिवाइज ही नहीं कर पाते हैं। अगर आपने वोकैब को पढ़ना शुरू करा है, अगर आज आपने माना कि मैं वोकैब के 40 वर्ड करूँगा, तो नेक्स्ट डे आपको ये 40 तो रिवाइज़ करने हैं, पहले इनका रिवीजन ज़रूरी है, फिर कुछ नया ऐड करेंगे, ठीक है। जब आप इस वे में पढ़ाई शुरू करोगे ना कि पहले मैं जो पहले पढ़ा है उसको रिवाइज करूँ और फिर उसमें नया ऐड ऑन करूँ, तो जाके आप कि एक चीज़ पे कमांड बनेगी। लोग बोलते हैं वोकैब याद ही नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि वो एक बार पढ़ के भूल जाते हैं, फिर 1 महीने बाद उस वर्ड को देखते हैं तो कैसे याद रहेगा वो। तो हमेशा जब आप कुछ आगे का पढ़ो तो पीछे का आपको याद रहना चाहिए। ये चीज़ें आपको तब तक फॉलो करनी होती हैं जब तक वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ ना जाए। एक टाइम के बाद तो आपके दिमाग में वो वर्ड बैठ जाएगा, तब वो इतनी रिवीजन नहीं मांगता। लेकिन जो इनिशियल डेज हैं जब वो आप नया पढ़ रहे हो किसी चीज़ को, तो आपको उसको इसी वे में रिवाइज़ करना है कि अगर आज 40 पढ़े हैं तो कल पहले 40 रिवाइज़ होंगे और फिर उसमें नए ऐड ऑन होंगे। वो 40 से शायद फिर संख्या यहाँ हम कल नए 10 ही पढ़ पाएँ चाहे, पर हमें पुराने जो 40 हैं वो हमें याद होने चाहिए। अब ये मिलके कितने हो जाएंगे 50, तो नेक्स्ट डे हमारे 50 रिवाइज़ करने हैं, फिर जाके उसमें कुछ ऐड ऑन करना है। इसी वे में चलोगे तभी चीज़ें आपके दिमाग में सेट होती चले जाएंगे, नहीं तो अगर आप आगे ही भागते रहोगे और तब पीछे का भूलते चले जाओगे। यही सेम आपको मैथ के साथ करना है। अगर आपने आज कोई एक चैप्टर पढ़ा है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, और जैसे एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का और आपने नया शुरू कर रहा टाइम एंड वर्क, तो आपका ये फ़र्ज़ है कि आप जब टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं तो जब आपने इसको कंप्लीट कर लिया, मतलब आज इसका आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप 20 से 25 क्वेश्चन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के करें। क्यों? क्योंकि आपको जो अगला पढ़ रहे हो टाइम एंड वर्क, आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जो आपने पढ़ लिया है उसको भी साथ में लेके चलना है, ठीक है। जब आप 3-4 चैप्टर कर जाओगे ना, फिर आपको जब 3-4 चैप्टर हो जाएंगे तो मिक्स प्रैक्टिस करनी है और ये काफ़िला आपको बढ़ाते रहना है। जैसे आपके मान लो इसके बाद टाइम एंड वर्क के बाद अगर आप एवरेज करते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिर टाइम एंड स्पीड और टाइम एंड वर्क ये दोनों चैप्टर एवरेज के साथ रिवाइज होने चाहिए आपके। फिर एवरेज के बाद जब आप नंबर सिस्टम पढ़ोगे तो ये जो आपके पिछले 3 चैप्टर जो आपने पढ़े हैं उनकी रिवीजन भी साथ में चलनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आप चीज़ें भूलोगे नहीं और आपके कंसेप्ट जो हैं वो अच्छे होते चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो तो आप इन तीनों चैप्टर को भूल जाओ। तो
तब जब आप आगे आगे बढ़ते जाओगे तो क्वेश्चन की मिक्स प्रैक्टिस खुद ब खुद आपको करनी है। इससे क्या एक तो हेल्प होगी आपको, एक तो आपका दिमाग जो है वो एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर की तरफ मूव करेगा। तो इससे क्या होगा कि जब आप पेपर में बैठोगे वहाँ भी सेम यही प्रोसीजर होता है कि हम क्या करते हैं, हम वहाँ भी कभी टाइम एंड स्पीड का क्वेश्चन आएगा, कभी एवरेज का, कभी ज्योमेट्री का। तो ये जो हैबिट है ना मिक्स प्रैक्टिस की, ये आपको वहाँ बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि आपके दिमाग को आदत पड़ जाती है एक जगह से दूसरी स्विच होने की। ठीक है, तो जो आपको प्रैक्टिस और रिवीजन करनी है वो इस वे में करनी है कि जो आप पढ़ते जा रहे हो उसको रिवाइज करते चलना है साथ साथ में, और उसके साथ साथ नई चीज़ें ऐड ऑन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इस तैयारी में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात रहेगी आपका जो मोटिवेशन है। आपको मोटिवेटेड रहना है। कुछ फेसेस ऐसे आएंगे जब आप डिमोटिवेटेड फील करोगे, पर क्या है कि अगर आपको इस जंग को जीतना है तो आपको आपके कंधे हमेशा सीधे रखने पड़ेंगे, आपको हमेशा मोटिवेट रहना पड़ेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अपने जो तुम्हारा फ्रेंड सर्कल है ऐसा बनाओ कि जो तुम्हें पुश करे। ठीक है, जब तुम्हारा डाउन टाइम चल रहा है तो वो तुम्हारे सहारा दे, तुम्हें और मोटिवेट करे कि कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो देखो तैयारी में यही है कि अगर आप इसमें लगे रहोगे और थोड़ा स्मार्टली इसमें चूज़ करोगे तो आप इसमें इजीली सिलेक्ट हो सकते हो। क्योंकि कई लोग हैं जो लगातार 3-3 बार सिलेक्ट हो जाते हैं। उनमें उनके पास ऐसा क्या खास है जो तुम्हारे पास नहीं है? उनके पास खास यही है कि उनको पता चल गया है कि ये जो एग्ज़ाम है ये डिमांड क्या करता है। ठीक है, तो देखो तैयारी में ज़ोरों शोरों से लगो, थोड़ी चीज़ें, थोड़ी स्ट्रेटजी आप अपने अकॉर्डिंग सेट करो, देखो कि क्या मेरी कमी है, क्या मेरी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उसके बेसिस पे ज़ोरों शोरों से अब तैयारी में लग जाओ।